like a Hellcat. Hello students, good morning. Welcome back to your own YouTube channel. In this video, we are moving to the closing session, closing video of this chapter named as New Economic Reforms, New Economic Policy or Economic Reforms since 1991. In previous 4 or 5 video, we have already made discussion about the privatization, globalization, and liberalization. What is the definition of economic reforms and how they are impactful in respect to the Indian economy. Now, talking about the other aspect of reforms, there are some other reforms which is implemented or applied by the at that time government who was ruling the country. Physical reforms, these reforms are implemented with an object to reduce the physical deficit. जब हम बात करेंगे फिजिकल रिफॉर्म्स की तो इनका कोर मोटिव था कि आपको फिजिकल डेफिशिएंट जो 8.5% था उस समय ऑफ जीडीपी उसको लेके आना था 4% पे, ठीक है। यानी मैं कहूं कि फिजिकल रिफॉर्म्स का जो टारगेट था या मैं कहूं रिफॉर्म्स को जो अप्लाई किया जाता वो कोर मोटिव था कि फिजिकल डेफिशिएंट जो बार बार एक इशू बन गया है, यानी कंपैरिजन करेंगे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है कंपेयर टू गवर्नमेंट के रेवेन्यू। यानी फिजिकल पॉलिसी का मतलब ये कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू संबंधी जो पॉलिसी होती है उसको हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। और फिजिकल डेफिशिएंट जो 8.5% था उसको 4% पे लाने के लिए या फिर मैं कहूं इसको टारगेट पे रख के फिजिकल रिफॉर्म्स को अप्लाई किया गया था। क्या क्या मेजर्स लिए गए, क्या क्या स्टेप्स लिए गए, वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर या फिर मैं कहूं अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या था कि देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर व्हिच डजंट प्रोवाइड द बेनिफिट या आउटकम एज पर द एक्सपेक्टेशन और द लार्ज स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर थे या जिनको सीधे तौर पे इकोनॉमी में बेनिफिट नहीं मिलता था, जिसका सीधा इकोनॉमी को बेनिफिट नहीं मिलता था, उन एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कम किया गया, उनको ऊपर कंट्रोल किया गया, उनको नीचे लाया गया, उनकी क्वांटिटी को कम किया गया, उनके वॉल्यूम को कम किया गया, ठीक है। बात करें सेकंड पॉइंट की फिजिकल रिफॉर्म्स में इंक्रीज इन द टैक्सेशन थ्रू द रिडक्शन इन द इनकम टैक्स रेट और कॉर्पोरेशन टैक्स। मुद्दा ये था फिजिकल रिफॉर्म्स का मतलब ये था भैया डेफिसिट को कम करने का तरीका ये तो या तो एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर लो आप या फिर क्या करो आप रिवेन्यू बढ़ा दो, ठीक है। अब रिवेन्यू बढ़ाने का क्या मतलब था, या तो आप जो स्लैब आपने ली है, जो क्राइटेरिया आपने तय कर रखा है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर लो या फिर इंडिविजुअल की बात कर लो, उनके ऊपर जो टैक्स का बर्डन डलता है या फिर मैं कहूं कि जितना प्रोग्रेसिव टैक्स रेट के साथ चलते हो या फिर एक फिक्स टैक्स रेट पॉलिसी आप अप्लाई करते हो, तो जो टैक्स का बर्डन था उसको कम किया गया। तो यानी इनकम टैक्स के रेट हमने कम किए, कॉर्पोरेट टैक्स के रेट हमने कम किए। इनको कम करने के पीछे क्या था कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहती थी थ्रू टैक्सेस, यानी टैक्सेस although they are considered as a main source of revenue when we are talking about the revenue of the government। तो टैक्स रेट्स को कम किया गया, चाहे इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स की बात करो, और उससे क्या हुआ गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुई। उसके बाद बात करें कि जो एक सिस्टम था कि मतलब मैं बात करूं जो एक सेंट्रल की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो पार्टीशन था गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको एक प्रॉपर वे में डिवाइड किया गया, ठीक है। यानी जो रेवेन्यू की जनरेशन की हम बात करते हैं, सरकार को जो रेवेन्यू आती है नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं बिफोर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी देयर इज नो सेपरेट प्रोविजन फॉर द दैट द स्टेट कैन आस्क टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर देयर शेयर इन द रेवेन्यू। यानी जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के बाद क्या हुआ कि जो 3 फॉर्म ऑफ जीएसटी हम अप्लाई करते हैं उसमें हमारे पास जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे सीजीएसटी की हम बात करते हैं, एसजीएसटी की हम बात करते हैं और आईजीएसटी की हम बात करते हैं। तो जो आईजीएसटी का कलेक्शन होता है उसमें क्या होता है स्टेट और सेंटर का 50-50 पार्टिसिपेट रहता है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था कि फिजिकल रिफॉर्म्स में ये सब चीजें तय की गई, यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू क्राइटेरिया था उसको फिक्स किया गया कि भैया इसको आप हैंडल करोगे और इससे जो रेवेन्यू आएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्शन इन द सब्सिडी। रिडक्शन इन द सब्सिडी का मतलब होता है सब्सिडी के माध्यम से क्या होता है कोई चीज अगर बात करें किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर के पॉइंट से कि अगर उसके बजट के बाहर अगर वो जा रही है तो सब्सिडी के माध्यम से क्या होता है उसके रेट्स को कम किया जाता है। यानी जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे क्या करती है प्रोवाइड कराती है। और अभी हमने मेंशन किया था कि रेवेन्यू फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने का सिंपल सा तरीका है या तो रेवेन्यू को आप इंक्रीज कर लो या फिर जो एक्सपेंडिचर उनको कम कर लो। और सब्सिडी क्या था, सब्सिडी ने रोल प्ले किया एक्सपेंडिचर को कम करने का, सब्सिडी का जो वैल्यू था उसको कम किया गया ताकि जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम किया जा सके टू इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर और टू इंक्रीज revenue of the government through income tax or corporate tax। So these are the physical reforms। Now talking about the financial reforms। Financial reforms की अगर बात करें यहाँ पे भी ये वही था कि यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट पे बात करें भैया एसएलआर, स्टेट लिक्विडिटी रेशियो। जैसे बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंसीडर करेंगे तो वहां पे
कैश रिजर्व रेशियो होता है, एक स्टेटमेंट लिक्विडिटी रेशियो होता है, यानी जो टोटल डिपॉजिट आपके पास है उसका कितना आप आरबीआई के पास रखोगे, कितना आप अपने पास रखोगे। तो एसएलआर का क्या मतलब था कि यहाँ पे एसएलआर जो 38.5% था पहले, उसको रिड्यूस किया गया 25%। अब इनका सीधा कनेक्शन है क्रेडिट क्रिएशन से, मनी क्रिएशन से। जब बैंकिंग सिस्टम की बात करेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि इकोनॉमी में जो क्रेडिट फैसिलिटी थी वो ज्यादा इनहेंस हुई, लोगों को ज्यादा पैसा मिला, बैंक्स के पास ज्यादा पैसा आने लगा, किसके लिए, क्रेडिट फैसिलिटी या लोन प्रोवाइड करने के लिए, जिसका इंपैक्ट गवर्नमेंट या फिर मैं कहूं इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव में। फिर बात करें इंटरेस्ट फ्री हैंड टू द मार्केट फोर्सेस। पहले क्या होता था, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की बात कर लो, आरबीआई की बात कर लो, उनका एक अल्टीमेट कंट्रोल रहता था। नॉन बैंकिंग फाइनेंस की कंपनी है उनकी बात कर लो, तो वो अपने रेट्स डिसाइड करते थे विद द हेल्प या गाइडलाइन विच इज सजेस्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनी इंटरवेंशन विच इज मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो उनसे क्या था, उनका जो वर्किंग सिस्टम था, जो वर्किंग प्रोसेस था, वो इफेक्ट होता था, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में क्या हुआ कि उनको फ्री हैंड दिया गया कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट आप तय करो मार्केट फोर्सेस के बिहाफ पे, यानी जो डिमांड एंड सप्लाई है मार्केट में उसके बिहाफ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करो। उसके बाद बात करें एबोलिशन ऑफ द डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम। अब डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम का मतलब क्या था कि ये जो सीधे क्रेडिट फैसिलिटी की हम बात कर लेते हैं, जैसे आजकल हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके अंतर्गत वेरियस काइंड ऑफ फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, या अलग अलग जो चीजें हैं, ठीक है। तो वो जो डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम था उसको खत्म किया गया। मैंने सिंपल सी बात अगर समझने की कोशिश करूं, डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम का मतलब क्या था कि विदाउट एनी प्रॉपर एनालिसिस आप क्या करते थे, पहले पैसा सीधे डाल देते थे। लेकिन आजकल क्या है कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्लान आपके दिमाग में है, तो उसका एक आपको खाका में कहूं, एक ड्राफ्ट आपको तैयार करना पड़ेगा, जिसको आप जाके बैंक या फाइनेंशियल कंपनी के पास सबमिट करोगे और उसके बाद आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, इस क्रेडिट प्रोग्राम को खत्म किया। फिर आता है प्राइमरी सेक्टर इज टू रिडिफाइन। अब पहले जो डेफिनेशन थी प्राइमरी सेक्टर की, जिसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, इनको हम कवर करते थे। इन फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में क्या हुआ, उस प्राइमरी सेक्टर को रीडिफाइन किया गया और वो जो नंबर ऑफ एक्टिविटी कैरी आउट की जाती थी प्राइमरी सेक्टर में, उनको कम किया गया, ठीक है। यानी अगर कंसीडर करूं माइनिंग वगैरह को, फिशिंग वगैरह, तो दे आर सो मेनी अदर एक्टिविटीज। अगर थोड़ा सा मैं ध्यान करूं यहाँ पे, तो सेक्शन 10 हमारा आता है 1964, यानी 1961 जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसका सेक्शन 10 है, वो जो मुझे सिंपल सी बात बोलता है कि भैया इफ एनी इनकम इज जनरेटेड by the any kind of agriculture activity or any other primary activities is carried by the, जो इनकम को जनरेट करने वाला उसने अगर कैरी किया तो वो एग्जाम्प्ट होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइमरी सेक्टर को रीडिफाइन किया गया। इस रीडिफाइनेशन के अंदर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के जैसे कॉफी, रबर, टी, इनमें क्या था कि इनको पूरी तरह एग्जाम नहीं किया गया, इनके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाने लगा। 30-70 का रेशियो, 30-80-20 का रेशियो, 75-25 का रेशियो इनके ऊपर अप्लाई किया गया। भैया 25% आपकी 70% एग्जाम होगी, 30% पे टैक्स देना पड़ेगा, 25% एग्जाम होगी, 75 पे टैक्स देना पड़ेगा। तो जो टी, रबर, कॉफी इनकी बात करते हैं, या इनका जो प्रॉपर वे में इसका इफेक्टिव जो वर्किंग प्रोसेस है उनको कंट्रोल करने के लिए जो इनकम टैक्स एक्ट था, उन्होंने टी बोर्ड, रबर बोर्ड, कॉफी बोर्ड इनका एस्टेब्लिशमेंट किया। यानी प्राइमरी सेक्टर को रीडिफाइन किया गया ताकि जो पूरी तरह के एग्रीकल्चर इनकम का एग्जाम्पशन जो ले लेते हैं उसको कम से कम रखा जाए। यानी फिर प्राइमरी सेक्टर से भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होने लगी। फिर बात करें सेटिंग अप टू द ट्रिब्यूनल टू स्पीडी रिकवरी ऑफ द लोन। स्पीडी रिकवरी ऑफ लोन का मतलब क्या है, यहाँ पे बात करें एनपीए। बार बार हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि बैंक्स का एनपीए लगातार इंक्रीज हो रहा है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या है कि मान लो किसी व्यक्ति ने लोन ले रखा है और वो व्यक्ति 2 इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट के और इंटरेस्ट उनके ऊपर अगर पे नहीं कर पाता है, ठीक है। अब ये अलग अलग सिस्टम है, कोई 3 मतलब इंस्टॉलमेंट को कंसीडर करता है, कोई 2 को करता है, अपने अपने सिस्टम अलग है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि मार्केट फोर्सेस को हैंडओवर किया गया। तो जो एनपीए लगातार बैंकों का बढ़ रहा था उसका एक रीजन था कि जो ट्रिब्यूनल नहीं था, स्पीडी रिकवरी ऑफ लोन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उसके लिए ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश किया ताकि स्पीडी रिकवरी ऑफ लोन हो सके और जो एनपीए लगातार बैंकों का बढ़ रहा है वो कन्वर्ट हो सके पीए, ठीक है। उसके बाद बात करें इंप्रूवमेंट इन अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ द बैंक्स। अब ये थोड़ा सा अगर इसको ध्यान दें तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी बात करें अकाउंटिंग सिस्टम क्या था, उसको थोड़ा सा लिबरल किया गया। लिबरल करने का मतलब उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ गई, उसको क्लियर फॉर्म में जनरेट किया गया। जो डिफिकल्टी होती थी बैलेंस शीट को अंडरस्टैंड करने में, मतलब एनपीए को एडजस्ट करने में, बैंकों में जो इंटरेस्ट वगैरह, रेवेन्यू वगैरह जनरेट होती थी उनको हैंडल करने में, तो उस बैंकिंग सिस्टम को सरल किया गया ताकि उसके माध्यम से मेन ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम की जो अकाउंटिंग सिस्टम उसको सरल करने के पीछे कि जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाहते हैं वो क्वाइट इजीली मिलते हैं, ठीक है।
क्योंकि क्या होता है कि अगर इंडिया का अकाउंटिंग सिस्टम की बात करूं, जरा सो मेनी अकाउंटिंग सिस्टम विच इज एप्लीकेबल टू द डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनी। बात कर ले इंश्योरेंस कंपनी का अलग अकाउंटिंग सिस्टम है, बैंकिंग कंपनी का अलग है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का अलग है, तो उनके जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो अलग है। तो बैंकिंग सिस्टम के अकाउंटिंग को ईजी किया गया ताकि इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करना चाहते हो वो आसानी से मिल सके, समझने में आसानी हो। उसके बाद बात करें मोर फ्रीडम टू द बैंक्स एंड एंडिंग द कंट्रोल ड्यू कंट्रोल ऑफ द आरबीआई फाइनेंशियल मिनिस्ट्री। अब यही था भाई, बैंक के ऊपर पहले फाइनेंशियल मिनिस्ट्री का कंट्रोल रहता था। आरबीआई बार बार ये कहता रहता था कि ये कर लो वो कर लो, एसएलआर सीआरआर क्या होगा, ये सब था। तो वो जो ड्यूअल कंट्रोल था आरबीआई और फाइनेंशियल मिनिस्ट्री का, तो कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मिनिस्ट्री का रोल खत्म किया गया। आरबीआई और कोई इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे बैंकों का रेगुलेटर बना गया, यानी बैंक्स का जो बैंक्स का मतलब बैंकों का बैंक है उसको किसको बनाया गया, आरबीआई को। अब बैंक्स जो भी काम करते हैं किसके मार्गदर्शन में करते हैं, आरबीआई। यानी उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट नेगेटिव एस्पेक्ट के रिगार्डिंग डिसीजन टेकिंग पावर किसके पास है, पहले तो बैंक के पास है, उसके बाद किसके पास है, आरबीआई के पास। यानी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का इंटरवेंशन उसको खत्म किया। उसके बाद बात करें तो दीज आर द फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और आर्गुमेंट्स अगेंस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब बात करते हैं, अब आर्गुमेंट्स जो मेरिट्स की बात कर लेता हूँ, इसके फेवर में जो बातें हैं, सबसे पहले दिया क्या होगा कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करूँ, न्यू पॉलिसी। सबसे पहले तो ग्रोथ रेट क्या हुई, वो इंक्रीज हुई, ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को एस्टैब्लिश किया। उसके बाद कॉम्पिटिशननेस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसके अंदर जो क्वालिटी थी वो इनहेंस हुई, उसका जो कंपटीशन का नेचर था, कॉम्पिटिटिवनेस थी, वो इंक्रीज हुई जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। पे रिडक्शन इन द प्राइवेट पॉवर्टी एंड इक्विलिटी, बिल्कुल सही बात है। ग्लोबलाइजेशन की बात करो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की बात करो, आउटसोर्सिंग की बात करो, इससे क्या हुआ कि अलग अलग लेवल पे रोजगार मिला, उससे क्या हुआ, पॉवर्टी एंड इक्विलिटी जो थी वो खत्म हुई। अब आप क्या कर सकते हो, ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से जो एक रीजनल अनइक्विलिटी है उसको भी आप खत्म कर सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज इन द पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी, पब्लिक सेक्टर की जो एफिशिएंसी थी वो इनहेंस हुई जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। पहले क्या था, इसका स्लोनेस था, हमने काम करा भी देखा था कि 63% इन्वेस्टमेंट इनके अंदर होता था और जो आउटपुट मिलता था वो बिल्कुल ना के बराबर होता, नेग्लिजिबल होता था। फिर उसके बाद इंक्रीजिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, ये हमने देखा था लिबरलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का था वो कम था, पहले पब्लिक का ज्यादा था, पब्लिक वाले को कम किया गया और प्राइवेट सेक्टर को जो वेटेज था वो ज्यादा दिया जाने लगा कि आप वाइटल रोल प्ले करो, आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसका डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसके बारे में पहले पढ़ा था हमने, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो फॉरेन इंडस्ट्री, तो इनके लिए डेवलपमेंट के लिए एफर्ट किए जाने लगे क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के माध्यम से इनके ऊपर स्पेशल फोकस किया जाने लगा और ये डेवलप होने लगे। फिर जो पॉजिटिव एस्पेक्ट उसमें आता है रिडक्शन इन द फिजिकल डेफिसिट, हमने अभी कंसीडर किया था फिजिकल डेफिसिट के अंदर कमी है जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सेंट्रल ऑफ द कंट्रोल ऑफ द प्राइस, इन्फ्लेशन जो बार बार लगातार इंक्रीज होता है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाने लगा। इंटरनेशनल लेवल पे आने के बाद जो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो आपको अच्छी मिलने की और चीप रेट्स पे अवेलेबल थी क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे डील करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजिंग फॉरेक्स, फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो उसको कंट्रोल करना, उसको एस्टैब्लिश करना, उसके अंदर एक स्टेबिलिटी लेके आना, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के माध्यम से पॉसिबल है कि उसके अंदर एक स्टेबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पे क्वाइट इजीली हो गया मेरे पास फॉरेन करेंसी आना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से फॉरेन करेंसी का आना जाना, ये सब। उसके बाद बात करें रिडक्शन इन द डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि फॉरेन जो ट्रांजेक्शन आप करते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो करते हैं, उससे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से पैसा आता है जाता है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, तो यहाँ पे बात करते हैं अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है कंपेयर टू एक्सपोर्ट तो ये डेफिसिट को शो करेगा। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के माध्यम से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसके डेफिसिट को कंट्रोल करने में, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब बात करें आर्गुमेंट अगेंस्ट, इनका जो डीमैनेज था उनका क्या, सबसे पहले नेगलेक्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, बिल्कुल सही बात है, अभी तक जो भी पढ़ा है मैंने कहीं भी बात नहीं की भैया प्राइवेट सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में पूरी तरह इग्नोर किया गया किसको, प्राइमरी सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को। उसके बाद बात करें मोर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन डेट्स। फॉरेन डेट्स का मतलब हमने बात पहले भी पढ़ा था कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी की हमने बात की थी। फॉरेन डेट्स का मतलब ज्यादातर अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शन करने हैं तो आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट कंपेयर टू जब आप नहीं करते ज्यादा होती है, ठीक है। तो ज्यादातर हम जो भी डेट्स की हम बात करते हैं, उधार की बात करते हैं, बोरोइंग की बात करते हैं, तो वो किससे आता था, फॉरेन कंट्री से। फिर उसके बाद प्रेशर ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, सिंपल सी बात है, हमने ये पहले भी देखा था कि जो $7 बिलियन का लोन आपको अप्रूवल किया गया था बिफोर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, वो एक कंडीशनल लोन था। तो इससे क्या था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो और वर्ल्ड बैंक उनका प्रेशर लगातार इंडियन इकोनॉमी के लिए, मैं कहूँ उनकी नजरें लगातार वर्किंग प्रोसेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी उस पर लगातार बनी रही, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लोन इनको प्रोवाइड किया था, वो लोन था कंडीशनल। फिर उसके बाद आता प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक इशू रहा।
ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हैवी गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा, मशीनीकरण हो गया, तो जो हम बात करते हैं सोशल इकोनॉमी वो कन्वर्ट होगी किसमें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ज्यादातर प्रोडक्शन किससे होने लगा, मशीनों से होने लगा, उससे क्या अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ। उसके बाद बात करें प्रमोशन ऑफ द कंज्यूमरिज्म करने का मतलब यही होता है कि भैया आप जो फोकस पे रहा वो जो पहले क्या होता था कि मतलब इतना वेटेज कंज्यूमर को नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जो की पॉइंट था, मैं कहूँ जो सेंटर पॉइंट था, उस पर टारगेट पे किसको रखा है, कंज्यूमर। यानी कंज्यूमर क्या सोचता है इस बात का वेटेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के माध्यम से इंडियन इकोनॉमी में इफेक्टिव हो। पहले इसको कंसिडर नहीं किया जाता था, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद कंज्यूमर को वेटेज दिया जाने लगा, उसको मतलब हमेशा कंसिडरेबल इश्यू के तौर पे, फैक्ट के तौर पे रखा जाने लगा जब भी कोई इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाए। लॉस ऑफ इकोनॉमिक सर्वेनिटी फिर यही था कि इकोनॉमी के तौर पे आप अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड के सामने अपने आप को रखना था। लेकिन जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, जो एक आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यानी जो शासक था, जो रूलिंग एस्पेक्ट आपका था, जो एक व्यू कहूंगा, जो किसी कंट्री को आप रिप्रेजेंट करें, किसी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करें, तो आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद खत्म होने लगा, क्योंकि आप वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को क्या किया, अमंग द इकोनॉमीज आपने अपने आप को स्टैंड किया, वहां पे खड़ा किया, जिससे आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी का भी इफेक्ट होने लगी, ठीक है। उसके बाद आता है फेल टू करेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। अब यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का मतलब एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बैंकिंग सिस्टम, बजट, गवर्नमेंट, ये कुछ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल थे, इनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं आया, या फिर मैं कहूँ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के माध्यम इनको कंसीडर नहीं किया जाने लगा। तो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ आर्गुमेंट्स अगेंस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और हमने कंसीडर किया फिजिकल और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को। तो इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसका जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको हम कंसीडर करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर की है। सबसे पहले सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स की बात करेंगे, बाद में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम बात करेंगे जो एग्जाम पैटर्न है सीबीएसई का रिगार्डिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। अच्छा, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स जिनको हमने इंप्लीमेशन की अगर बात करूं तो 1990 ये बात है, 1999। इसमें क्या था कि जो चीजें पहले नहीं थी, जो फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने बात करें 1991 की, जो फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी थी 1991 की, उसको अगर जो चीजें हमने उसमें नेग्लेक्ट के रिगार्डिंग देखी थी या जिनको हमने फोकस नहीं किया था, उनके ऊपर फोकस किया गया कि इसमें सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। सबसे पहले लिबरलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी जो लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, फ्री हैंड की बात करते हैं, जो रूल रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शंस थे उनको खत्म किया गया। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर था, उनमें लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अप्लाई किया गया, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो वर्किंग प्रोसेस उसको आसान बनाया गया। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही था कि जो गवर्नमेंट द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, उनके बीच में जो रीजनल गल्फ की हम बात करते हैं, यानी जो बहुत सारा एक क्राइटेरिया ऐसा है, यानी जो बात करूं वर्किंग पॉपुलेशन की हम बात कर सकते हैं, पॉपुलेशन का कुछ परसेंट ऐसा है जो मतलब कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसिडर नहीं करता। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था ताकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो सके। उसके बाद रिफॉर्म्स इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, यहाँ पे हमने बात की जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, पहले बीएसएनएल एमटीएनएल होता था, और उसके बाद जो फर्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उनमें ज्यादा कंसिडर हम नहीं किया। लेकिन आजकल अगर आप बात करोगे तो इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में जो फॉरेन कंपनी है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे हम बात कर रहे हैं वोडाफोन, ठीक है, तो ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो मतलब बिलोंग करती है किसी फॉरेन कंपनी है, तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी रिफॉर्म्स को अप्लाई किया गया। उसके बाद हेल्प टू इंडियन फर्म्स एज बिकम एमएनसी, यानी रूल्स रेगुलेशन एक प्रोसेस हमने ऐसे स्टैब्लिश की, जो इंडियन कंपनी है, इंडियन इंडस्ट्री है, वो अपने ब्रांचेस, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर्ल्ड वाइड ओपन कर सकें, या अपने आप को वर्ल्ड एज ए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकें। लास्ट बात करें मोर रिस्क बाय द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर ने ज्यादा रिस्क लेना शुरू किया, क्योंकि पहले क्या था, ये भी बार बार चिंतित थे एनपीए बढ़ने से, लेकिन उसके बाद जो टर्मिनल वगैरह एस्टैब्लिश किया तो इनको भी सेफगार्ड किया गया। अब ये कहते हैं पहले से ज्यादा रिस्क लेने की कैपेबल हो गया, यानी ज्यादा फाइनेंशियल फैसिलिटी, ज्यादा मनी क्रिएशन का प्रोसेस ये करने लगे। और उसके बाद आता है हेल्पिंग द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव पावर ऑफ द इंडियन पीपल। अब ये थोड़ा सा एक ऐसा कंसिडर है अबाउट द टैलेंट ऑफ द इंडियन पीपल, देयर इज नो डाउट वर्ल्ड वाइड उनका अपना रेपुटेशन है, अपने आप को एस्टैब्लिश किया वर्ल्ड वाइड उन्होंने। तो जो क्रिएटिविटी थी उसको वर्ल्ड वाइड एक आइडेंटिफिकेशन मिला, या फिर कहूँ वो अपनी सर्विसेज वर्ल्ड वाइड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाकर प्रोवाइड करने लगे। तो उनकी से क्या हुआ कि अदर एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वो मोटिवेट हुए, जिससे उसका बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को पॉजिटिव मिला। यानी हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेन ड्रेन को कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे जो व्यक्ति यहाँ से एजुकेशन लेकर वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन यहाँ पे फिर मुझे ये ध्यान रखना है कि जो क्रिएटिव पीपल थे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला,
केवल इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड उन्होंने अपने आप को क्या किया, एस्टैब्लिश किया, अपने रेपुटेशन को एनहेंस किया। ठीक है, तो नाउ टॉकिंग अबाउट द डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की अगर बात करें तो एक शॉर्ट नोट इसके ऊपर बार बार पूछा जाता है, अगर आप बात करोगे पास्ट पेपर को एनालाइज करोगे तो सबसे पहले तो इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये 1 जनवरी 1995 में क्या हुआ, एस्टैब्लिश हुआ। इससे पहले क्या था कि जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, एक ऑर्गेनाइजेशन होता था जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, इसको रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ को एस्टैब्लिश किया गया। यानी डब्ल्यूटीओ से पहले क्या होता था, गेट होता था जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। इसमें इनिशियल स्टेज पे 23 कंट्रीज जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है 23 कंट्रीज का, उनको मिलकर क्या बना था, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। तो उसके बाद अगर करंटली हम बात करें तो वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर हैं वो कितने हैं, 164 कंट्रीज हैं। 164 कंट्रीज के डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं। यानी गैट को खत्म करके किसको बनाया गया था, डब्ल्यूटीओ के जो 23 कंट्रीज थे वो कितने इंक्रीज हो गया, एट प्रेजेंट 164 कंट्रीज के डब्ल्यूटीओ की मेंबर है। नाउ व्हाट इज द वर्किंग प्रोसेस, या किस ऑब्जेक्ट के साथ एस्टैब्लिश किया गया डब्ल्यूटीओ को, उसमें सबसे पहला था रिडक्शन इन द टैरिफ बैरियर्स ऑफ ट्रेड। वर्ल्ड वाइड जो अमंग द इकोनॉमीज जो भी बैरियर हैं, जो भी इंटरवेंशन है, उन इंटरवेंशन को खत्म करना फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड, यानी ट्रेड को इंटरनेशनल लेवल पे इनहेंस करना और उसके रिगार्डिंग जो भी बैरियर हैं उनको खत्म करना अमंग द इकोनॉमीज। उसके बाद आता है टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, जो ट्रेड ऑफ सर्विसेज है और प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज है उसको इनलार्ज करना, ये डब्ल्यूटीओ का काम है, वो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन इनको प्रोवाइड करता है। उसके बाद बात करेंगे टू इंश्योरेंस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, यानी वर्ल्ड वाइड जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका सही तरीके से यूज इंश्योर करना, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ये इंश्योर करना किसका काम है, डब्ल्यूटीओ का, यानी वो एक आइज हमेशा इसके ऊपर बना के रखता है। उसके बाद बात करें प्रोवाइड ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू द ऑल मेंबर कंट्रीज, यानी जो 164 मेंबर्स हैं उन कंट्रीज के लिए इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट का जो एरिया है उसको एक्सपेंड करना, उसको एक्सेस करना, ये डब्ल्यूटीओ की प्रमुख ड्यूटीज में आता है, मेन ड्यूटीज में आता है। और उसके बाद आता है टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, ये ऐसा एस्पेक्ट है जो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के लिया जाता है। क्या वर्ल्ड वाइड अपने आप को एस्टैब्लिश करें, लेकिन साथ साथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी आपका कोर मोटिव होना चाहिए। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। इस बात को इंश्योर कौन करता है, डब्ल्यूटीओ। अब बात करें व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डब्ल्यूटीओ एंड इंडिया, तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि इंडिया एज ए मेंबर अपने आप को काफी इंप्रूव कर चुका है जब से वो डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना है, और जो भी रूल रेगुलेशन सजेस्ट किए जाते हैं डब्ल्यूटीओ द्वारा टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है, उनको पूरी तरह फॉलो करते हुए जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी डब्ल्यूटीओ की तरफ से दी जाती है इंडिया को या इंडियन इकोनॉमी को, तो उनको इम्प्लीमेंट करके इफेक्टिव तरीके से रूल रेगुलेशन को फॉलो करके उन ड्यूटीज को मीट आउट करना, उन ड्यूटीज को पूरा करने की कोशिश इंडिया हमेशा से करता रहा है। और इसी वजह से जो डब्ल्यूटीओ की जो कंसिडरेबल कंट्रीज हैं, कंसिडरेबल इकोनॉमी है, उनमें हमेशा इंडिया का नंबर रहता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल वी हैव इन दिस चैप्टर, इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अगला जो टॉपिक हमारा होगा उसमें हम बात करेंगे पॉवर्टी वगैरह की, अगर हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच।